प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भील जनजाति। इससे पहले हम एस्किमो और बुशमैन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की प्राचीनतम जनजाति भील जनजाति। तो इस टॉपिक में हम जो मुख्य बातें पढ़ेंगे वो है भील जनजाति का निवास क्षेत्र, इनके प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप, साथ ही हम इनकी समाज संस्कृति और इनके रहन सहन और वातावरण के साथ इन्होंने किस तरह समायोजन किया है और आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने के बाद इनके जीवन में किस तरह के बदलाव आए हैं, उन सब बदलावों पर हम चर्चा इस टॉपिक में करेंगे। आखिर में हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक ऑनलाइन टेस्ट भी करेंगे। उस ऑनलाइन टेस्ट का जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप तुरंत टॉपिक को देखने के बाद उस लिंक को क्लिक करके आज के टॉपिक से संबंधित जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट है उसको ज़रूर करें। साथ ही आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत कर लें। जैसे ही नया वीडियो डाला जाए उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाए, इसके लिए पास में दिया गया बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक भील जनजाति। जनजाति के अंतर्गत अपने जो अध्ययन करेंगे वो इन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। जैसे इनका सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत अपने ये पढ़ेंगे कि इस जनजाति की जनसंख्या क्या है, संख्या में ये लोग कितने हैं, इन भील शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है और इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में हमें सामान्य परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे। निवास क्षेत्रों की बात करें कि भील जनजाति का निवास क्षेत्र, तो निवास क्षेत्र में हम देखेंगे कि किस प्रकार का इनका निवास क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का धरातल कैसा है और कौन से भारत के राज्यों में ये जनजाति निवास करती है। साथ ही हम ये देखेंगे कि राजस्थान के अंदर किन जिलों में भील जनजाति का निवास क्षेत्र है। साथ ही हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में, जिसके अंतर्गत जो मुख्य टॉपिक होंगे वो होंगे कि ये काम क्या करते हैं, किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं, इनके भोजन क्या है, किस तरह के वस्त्रों को ये पहनते हैं, औजार और उपकरण किस तरह के ये इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत पढ़ेंगे। समाज एवं संस्कृति में हम देखेंगे कि इनका समाज क्या है, किस तरह के रीति रिवाज परंपराओं को ये मानते हैं, कौन से त्योहार देवताओं को ये मानते हैं, वो समाज एवं संस्कृति के अंतर्गत पढ़ेंगे। आखिर में हम देखेंगे आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने के बाद इनके जनजीवन में किस तरह से बदलाव आया है, वो हम आधुनिक संस्कृति से संपर्क टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सामान्यतः हम सबसे पहले पढ़ते हैं इनका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें संख्या की दृष्टि से अगर देखें तो भारत में जनसंख्या के हिसाब से जो भील जनजाति है उसका भारत में तीसरा स्थान है। यानी ये भारत में संथाल और गौड़ के बाद ये तीसरे नंबर पे आते हैं। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से इनका दूसरा स्थान है। पहला स्थान मीणा जनजाति का है, दूसरा भील जनजाति का है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा और राजस्थान में इनका दूसरा स्थान है। बात करें इनके शाब्दिक अर्थ की कि भील जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए शाब्दिक अर्थ के हिसाब से देखें तो भील जनजाति जो है वो तमिल भाषा का एक शब्द है बिलुवर। बिलुवर से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। बिलुवर का मतलब होता है धनुषधारी।
एक और द्राविड़ भाषा का शब्द आता है बीलू, उससे इनकी उत्पत्ति मानी गई है। बीलू का अर्थ होता है तीरंदाज। एक शब्द आता है संस्कृत का, भाषा का। भेल, भेल शब्द आता है। भेल का अर्थ होता है भेदना। तो आप देखें विभिन्न भाषाओं के शब्दों से इनके इस भेल शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसमें अर्थ है धनुर्धारी, तीरंदाज या भेदना या निशाना लगाना। तो भेल जनजाति जो है वो मुख्यतः जो है वो तीरंदाज माने गए हैं। इनको तीरंदाज इनका मुख्य अर्थ माना गया है। भील है वो बड़े ही अच्छे तीरंदाज होते हैं। ऐसा कहा गया है कि एक भील का निशाना कभी नहीं चूकता। एक बंदूक का निशाना चूक सकता है, लेकिन एक भील द्वारा धनुष से, तीर कमान से जो निशाना लगाता है वो निशाना कभी नहीं चूकता है। तो इन्हें बड़े अच्छे तीरंदाज माना गया है। भीलों के बारे में आपने लिंबाराम भील का नाम सुना ही होगा। लिंबाराम भील जो हैं वो बड़े ही अच्छे धनुर्धर राजस्थान के हुए हैं। उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। अगर हम बात करें भील जनजाति की, तो पुरातन संस्कृति से इनका संपर्क रहा है। भारत की प्राचीनतम एक जनजाति है भील जनजाति। इनका जो संबंध है वो हमारे पुराणों महाकाव्यों में भी मिलता है। पुराणों के अंदर, महाकाव्यों में आपने सुना ही होगा कि शिव पुराण में एक बात आती है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। निषाद ने, ऐसा कहा जाता है कि निषाद ने महादेव के प्रिय बैल नंदी की हत्या कर दी थी, इसलिए निषाद को पर्वतों में रहने का दंड मिला था। इसलिए जो भील जनजाति है वो पर्वतों में रहती है, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। हमारे जो महाकाव्य है रामायण और महाभारत, उनमें भी इनका उल्लेख मिलता है। रामायण में सबरी का एक जगह उल्लेख आता है, जिसके जूठे बैर श्री राम ने खाए थे। तो उस सबरी का संबंध भी भील जनजाति से माना गया है। इसी तरह जो महाभारत महाकाव्य है उसके अंदर एकलव्य का नाम आता है। एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ी हुई एक कहानी है, जिसमें एकलव्य गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट के देता है। उसी के बाद जो भील हैं वो जो तीर चलाते हैं तो वो अपनी इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, अंगूठे का इस्तेमाल है वो नहीं करते हैं। आज भी तीर चलाने में वो इन्हीं 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका जो संबंध है वो पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही इनका महाकाव्यों में भी इनका उल्लेख मिलता है। साथ ही अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो इनका जो संबंध है वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, उस हल्दी घाटी के युद्ध में भी भील जनजाति के जो लोग थे उन्होंने महाराणा प्रताप का बहुत सहयोग किया था। इस कारण मेवाड़ राज्य का जो राज चिन्ह है उसमें भील युवक का आपको राज चिन्ह में एक जगह अंकित मिलता है। यानी भीलों का मेवाड़ के राजवंश के राज चिन्ह में स्थान है। अगर हम बात करें भीलों के शारीरिक गठन की, तो शारीरिक गठन में ये जो लोग हैं ये नाटे कद के होते हैं और इनका जो रंग होता है वो काला होता है। ये इनका मुंह चौड़ा होता है, ये शरीर से सुडौल व शक्तिशाली होते हैं, ये बहुत ही परिश्रमी हैं। साथ ही ये बड़े ही ईमानदार माने गए हैं और ये चोरी करना धार्मिक अपराध समझते हैं। तो ये था भील जनजाति का सामान्य परिचय। अब हम भीलों का पढ़ते हैं निवास स्थान कि ये रहते कहाँ पर हैं। देखिए, बात करें भील जनजाति के निवास क्षेत्र की, तो आप देखें ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हो, बिल्कुल मध्य भारत में, जहाँ की विंध्याचल, सतपुड़ा और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला में इस जनजाति का निवास क्षेत्र है। यानी जो भील हैं वो दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी होते हैं। यहाँ का जो इलाका है वो ज्यादातर हिस्सा वनों से ढका हुआ है। तो अगर हम बात करें
कि राज्य कौन कौन से हैं जिनमें इनका निवास है, तो आप देखें भारत के 4 मुख्य राज्यों में भील जनजाति का निवास क्षेत्र है, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात प्रमुख राज्य है जहां भील जनजाति का निवास क्षेत्र प्रमुखता से पाया जाता है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है। अगर हम बात करें कि राजस्थान में भील जनजाति कहाँ है, तो आप देखें राजस्थान में भील जनजाति बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये देखिए जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है ये भील जनजाति के अंदर कुछ गोत्र होते हैं, जैसे कि बांसिया भील, डुंगरिया भील, कोटिया भील। तो इन जो जिलों के नाम हैं वो भी इन्हीं के ऊपर पड़े हैं, जैसे बांसिया भील से बांसवाड़ा, डुंगरिया भील से डूंगरपुर, कोटिया भील से कोटा। तो राजस्थान के कौन से जिलों में भील जनजाति का निवास है, तो वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और प्रतापगढ़। ये मुख्य जिले हैं जहां भील जनजाति का निवास मुख्यतः पाया जाता है। अब हम देखते हैं भील जनजाति के प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं। भील जो लोग हैं वो दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी होते हैं, जहाँ की जीवन यापन बड़ा ही कठिन है। प्रकृति की विभिन्न तरह की परिस्थितियों के साथ वहाँ जूझना पड़ता है। इसलिए जो ये लोग हैं ये मुख्यतः आखेटक, खाद्य संग्रह और आदिम ढंग से कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। इनमें जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं मुख्यतः खाद्य संग्रहण का कार्य करती है, जो जंगलों में जाकर कंदमूल, फल या फूल पत्तियां इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये कुछ मात्रा में कृषि भी करने लगे हैं, विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलें, चारा इत्यादि उपजाते हैं। इसके अलावा गाय, भैंस, भेड़ बकरियों को पालकर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बात करें इनके आर्थिक क्रियाकलापों की भीलों की, तो हम इन बिंदुओं के तहत इनका आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पहला है देखेंगे वो है आखेट एवं कृषि। फिर हम देखेंगे कि ये भोजन किस तरह का करते हैं, इनके वस्त्र, इनके आभूषण कैसे हैं, इनके निवास गृह कैसे हैं, किस प्रकार के घरों को ये बनाते हैं, इनके बर्तन व औजार क्या हैं, वो हम आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आखेट एवं कृषि। भील जो लोग हैं, जैसे कि इनके नाम का शाब्दिक अर्थ ही तीरंदाज था, तो हमेशा से ये आखेटक प्रवृत्ति के रहे हैं, शिकारी रहे हैं। तो अपना जीवन यापन पशुओं को मारकर उनका मांस खाकर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी संस्कृति में, इनके समाज में बदलाव आने की वजह से ये लोग कृषि कार्य भी करने लग गए हैं। कृषि की बात करें तो इनकी कृषि है वो बड़े ही आदिम ढंग की है, स्थानांतरित खेती या जूमिंग खेती करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। जूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती क्या होती है? जूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती एक ऐसी खेती होती है जिसके अंदर जंगलों को काटा जाता है, जलाया जाता है और फिर वहां पर उसको साफ करके वहां खेती की जाती है। 2-4 साल वहां ये लोग खेती करते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। फिर ये नई भूमि की तलाश में कहीं और चले जाते हैं, वहां जाकर जंगलों को फिर साफ किया जाता है, काटा जाता है, उनको जलाया जाता है और फिर पुरानी जगह को छोड़कर नई जगह पर चले जाते हैं और वहां खेती करते हैं। इसलिए स्थान बदलकर जो खेती की जाती है उसको स्थानांतरित खेती कहते हैं। इसको स्थानीय भाषा में जूमिंग भी कहते हैं। लेकिन जो ये स्थानांतरित खेती करते हैं उनके स्थानीय नाम अलग हैं। जैसे भीलों द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्र में जूमिंग कृषि की जाती है उसको ये बोलते हैं चिमाता। इसी तरह मैदानी इलाकों में या क्षेत्रों में इनके द्वारा जो जूमिंग खेती की जाती है उसको बोला जाता है दजिया। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसको आप नोट कर लें कि भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग कृषि क्या कहलाती है? वो कहलाती है चिमाता।
या मैदानी भागों में जो झूमिंग खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? दजिया कहलाती है। तो इस प्रकार ये आदिम ढंग से कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बात करें इनके भोजन की कि ये किस तरह का खान पान है, इनका भोजन क्या है, तो इनका जो मुख्य खाद्यान्न है वो है मक्का। मक्का इनका मुख्य खाद्यान्न माना जाता है। इसके अलावा त्योहारों या उत्सवों पर ये विशेष प्रकार के भोजनों, विशेष प्रकार के अन्न का उपयोग भी करते हैं, जैसे चावल जिसको कि ये चोखा बोलते हैं वो बनाते हैं। इसके अलावा लापसी बनाई जाती है। प्रत्येक घर में इनके लगभग छाछ और आटे से राबड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा भील जो जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, ये हमेशा से शिकारी या खटक रहे हैं, तो मांसाहार जो है इनके भोजन का मुख्य अंग है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की ये दालें जैसे मूंग, उड़द, इनका भी ये चना, इनका भी ये उपयोग करने लगे हैं। इसके अलावा ये जो है वो महुआ से बनी हुई शराब का भी इस्तेमाल करते हैं। महुआ एक पौधा होता है जिससे शराब बनाई जाती है, तो महुआ से बनी हुई ये शराब का सेवन करते हैं। बात करें इनके वस्त्रों की, इनका पहनावा कैसा है, तो भील जो लोग हैं वो आदिम समय में यानी पुराने टाइम में भीलों के वस्त्र बहुत ही कम होते थे, यानी प्रकृति से, वनों से इन्हें जो भी पत्तियां या छाल मिलती थी उन्हीं से ये अपने वस्त्र बनाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क होने की वजह से इनके पहनावे में भी अंतर आता जा रहा है। जैसे बात करें भील पुरुषों की, तो भील पुरुष जो हैं वो आजकल धोती कुर्ता, कमीज पजामा, और जो लड़के हैं वो पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। महिलाएं इनकी जो है वो घाघरा, कांचली, लुंगड़ी, इस तरह के वस्त्र धारण करती हैं। इसके अलावा ये आभूषणों के अंदर चांदी है, जस्ता है, पीतल है, इनके बने हुए आभूषणों का उपयोग करते हैं। महिलाएं जो हैं वो कांच एवं लाख की बनी हुई चूड़ियां उपयोग में लाती हैं। तो ये इनके वस्त्र एवं पहनावा है। बात करें इनके निवास गृह की, भीलों के निवास गृह कैसे हैं, तो भीलों के जो निवास गृह हैं वो बड़े ही प्रकीर्ण प्रकार के यानी छितरे हुए मिलते हैं। यानी सघन बस्तियां जो होती हैं, सघन गांव हैं, वो कम मिलते हैं। कुछ हैं लेकिन कम है इनके जो निवास गृह जो होते हैं, इनके जो घर होते हैं, वो खेत के अंदर जो एक ऊंचा स्थान होता है, टीला होता है, उसके ऊपर ये ज्यादातर बनाना पसंद करते हैं। इनके जो झोंपड़ियां होती हैं वो ज्यादातर घास फूस लकड़ी की बनाई होती हैं। कुछ मात्रा में ये पत्थरों का उपयोग भी करने लगे हैं। उस झोंपड़ी को सजाने के लिए ये विभिन्न तरह के उसके ऊपर डिजाइन भी बनाते हैं। आजकल पक्के निवास भी बनाना इन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिया है। और कुछ सघन बस्तियां इनकी बस गई हैं, यानी गांव इनके बस गए हैं। इनका जो छोटे गांव होते हैं भीलों के, वो पाल कहलाते हैं। पाल है छोटे गांव, भीलों द्वारा बसाए गए छोटे गांव वो कहलाते हैं, पाल नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं फला। भीलों के छोटे गांव फला कहलाते हैं और पाल कहलाते हैं। जब ये जो गांव है वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो वो कहलाने लग जाता है पाल, यानी बड़े गांव पाल कहे जाते हैं। और जो पाल होता है, इसका जो मुखिया होता है, उस मुखिया को बोला जाता है गमेती। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लें। फला भीलों द्वारा बसाए हुए छोटे गांव फला कहलाते हैं और इनके जो बड़े गांव होते हैं वो कहलाते हैं पाल। और जो पाल का जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है गमेती। इसी तरह बात करें इनके बर्तन एवं औजारों की, तो आप देखें ये शिकारी हैं, इसलिए ये तीरंदाज भी ये प्रसिद्ध रहे हैं। तो इनका जो मुख्य औजार है वो है धनुष, तीर, बाण। ये जो बाण हैं या तीर हैं, इनके वो दो होते हैं। दो तरह के बाण या तीर इनके उपयोग में आते हैं। एक का नाम है हरियो और दूसरा जो होता है वो कहलाता है रोबदो।
यानी ये बाण के प्रकार हैं, तीर के प्रकार हैं इनके। बाण या तीर दो प्रकार के होते हैं, एक हरियो, दूसरा रोगदो। एक अन्य ये औजार का इस्तेमाल करते हैं पक्षियों को पकड़ने के लिए, उसको बोला जाता है फटकिया। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पक्षी को पकड़ने के लिए जो फंदा ये इस्तेमाल करते हैं, पकड़ने के लिए जो फंदा या जो जाल इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? फटकिया कहा जाता है। इसके अलावा आजकल ये जो लोग हैं ये बंदूकों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। बर्तनों की बात करें तो इनके जो बर्तन हैं ज्यादातर मिट्टी के बने होते हैं। हर जो भील होता है उसके घर में मिट्टी का बर्तन, मक्के को पीसने की चक्की और बांस से बना हुआ पालना जरूर मिलता है। तो ये थे भीलों के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप जिनको हमने विस्तार से अध्ययन किया। आप जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा उसको आप जरूर साथ साथ नोट करते जाएं, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। अब इनके आर्थिक क्रियाकलापों के बाद में अब हम देखते हैं भीलों की समाज एवं संस्कृति कैसी है। भीलों की बात करें समाज एवं संस्कृति की, तो इनके जो परिवार जो होते हैं, जो समाज होते हैं, वो होते हैं पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि जो परिवार होता है उसमें जो मुखिया होता है वो पिता होता है। कई जनजातियां ऐसी होती हैं जिनमें कि जो परिवार का जो मुखिया होता है वो माता होती है, लेकिन भीलों के अंदर परिवार व समाज पितृसत्तात्मक पाए जाने के वजह से परिवार का मुखिया पिता को माना गया है। इसके अलावा इनका जो परिवार समाज है वो कुलों और गोत्रों में बटा होता है। इनके जो गोत्र होते हैं उनको अटक कहा जाता है। इनमें विवाह की कई तरह की प्रथाएं पाई जाती हैं। जैसे एक प्रथा है इनमें दापा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। एक भील के कई पत्नियां होती हैं। इनमें एक प्रथा है जिसका नाम है दापा प्रथा। दापा प्रथा क्या होती है? इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है लड़के के पिता को। लड़के का पिता कन्या का मूल्य चुकाता है तभी उन्हें लड़की मिलती है। यानी दहेज जो है वो लड़की वालों को देना पड़ता है। किसको? लड़के वालों को। तो ये दापा प्रथा है। इसे हम वधू मूल्य भी कह सकते हैं या कन्या मूल्य भी कह सकते हैं। तो दापा प्रथा। एक और प्रथा इनमें विवाह की पाई जाती है, वो है गोल गादेड़ो प्रथा। गोल गादेड़ो प्रथा क्या होती है? गोल गादेड़ो प्रथा में इनके जो लड़के होते हैं वो शूरवीरता दिखाते हैं, विभिन्न तरह की बहादुरियां दिखाते हैं, और फिर जो लड़का होता है वो लड़की को चुनने का अधिकार पा लेता है। इनके मेले या त्योहार लगते हैं, उसके अंदर लड़के को किसी तरह की बहादुरी या शूरवीरता का परिचय देना होता है और उसके बदले में वो अपनी मनपसंद कन्या चुन सकता है। तो ये गोल गादेड़ो प्रथा कही जाती है। इनमें जो विवाह पाए जाते हैं वो विवाह कई प्रकार के इनके अंदर प्रचलित हैं। विवाह के प्रकार की बात करें तो इनमें मोर बांधिया विवाह, मोर बांधिया, हरण विवाह, सेवा विवाह और करे और विनिमय विवाह, इस तरह इनमें कई प्रकार के विवाह की प्रथा पाई जाती है। भील जो होते हैं वो बड़े ही प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति को ये पूजते हैं। ये अपनी कृषि जो यंत्र उपकरण होते हैं उनके भी पूजा करते हैं। ये नाग देवता की पूजा करते हैं कुछ भील। इनमें जो झाड़ फूंक करने वाला होता है, यानी ये अंधविश्वासी और जादू टोनों में विश्वास करने वाले लोग भी हैं। जो इनके झाड़ फूंक का काम करता है उसको ये बोलते हैं भोपा।
भोपा कौन होता है? इनके झाड़ फूंक करने वाला, झाड़ फूंक या इनके जो जादू टोना करने वाला भोपा कहलाता है। इसके अलावा इनमें जो इनके धार्मिक कर्मकांड करता है, जो इनके धार्मिक संस्कारों को पूरा करता है, उसको बोलते हैं ये भगत। ये धार्मिक संस्कार करने वाला इनके भगत कहलाता है। इसके अलावा इनके एक प्रसिद्ध मेला भरता है बणेश्वर में, यानी सोम, माही और जाखम तीनों नदियां जो कि दक्षिण भारत की मुख्य नदियां हैं, इन नदियों के संगम पर एक जगह है, इन नदियों का संगम एक जगह है जिसको बोलते हैं बणेश्वर। उस बणेश्वर में इनका प्रसिद्ध मेला भरता है, जो कि लगभग जनवरी फरवरी के माह में भरता है। यहाँ शिव की आराधना की जाती है। ये बात करें इनके त्योहारों की, तो ये होली और दीपावली त्योहारों को बड़े चाव से मनाते हैं। होली के ऊपर ये गैर व गौरी दो इनके द्वारा प्रसिद्ध नृत्य किए जाते हैं, जो प्रसिद्ध हैं। गैर व गौरी नृत्य इनके द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जो इनके आपस में अगर किसी को बुलाना हो तो ये ढोल बजाकर, नगाड़े बजाकर एक दूसरे को संदेश पहुंचाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ये निवास करते हैं, इनके घर एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो ये ढोल या नगाड़े बजाकर आपातकालीन स्थिति में अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, और एक फायरे फायरे करके ये एक उद्घोष होता है, इनका रणघोष होता है। फायरे फायरे करके ये लोगों को आपस में इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं। तो ये इस तरह की इनकी समाज एवं संस्कृति है भीलों लोगों की। तो हम कह सकते हैं कि इनका समाज जो है वो पितृसत्तात्मक होता है, जहाँ विभिन्न तरह के विवाह के प्रकार और प्रथाएं पाई जाती हैं, और ये विभिन्न तरह के त्योहारों को बनाते हैं। कुछ इनके धार्मिक संस्कार करने वाले लोग भी हैं, जैसे भोपा एवं भगत। और जो इनके रणघोष, रण के समय यानी युद्ध के समय जो इनको मार्गदर्शन करता है, जो इनका मार्गदर्शन करता है, जो रास्ता बुलाता है, उसको ये बोलते हैं बोलावा। यानी मार्गदर्शन करने वाला जो व्यक्ति होता है, मार्ग बताने वाला व्यक्ति होता है, उसको क्या बोला जाता है? बोलावा बोला जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप इन सभी को नोट कर लें कि जो जो मैंने जिस जगह लिखा उसको नोट कर लें, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं आखिर में भील जनजाति के आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने के बाद इनके समाज में किस तरह के बदलाव आए हैं। तो बात करें हम इनके आधुनिक संस्कृति से संबंध की, तो देखिए भीलों का आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने की वजह से जो भील जो है इनके समाज में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इनके रहन सहन, इनके पहनावे और इनकी संस्कृति, इनके बोलचाल में भी फर्क आया है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने से अगर हम बात करें तो ये खेती करने लगे हैं आजकल। पहले खेत और खाद्य संग्रहण पर ये निर्भर थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही इनके पहनावे में आजकल ये पैंट शर्ट भी इनके लड़के पहनने लगे हैं। उपकरण हथियारों में ये आजकल बंदूकों का इस्तेमाल करने लगे हैं, और विभिन्न तरह की ये कलात्मक वस्तुएं भी बनाते हैं। मेलों में, त्योहारों पर ये उन चीजों को आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने के कारण बाजारों में ये आने लगे हैं, और वहां उन चीजों को ये बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार ने भी भीलों के उत्थान के लिए विभिन्न तरह के, इनके विकास के लिए विभिन्न तरह के योजनाएं और कार्यक्रम चलाई हैं, जिससे कि इनके समाज में, इनकी संस्कृति में बहुत तरह के बदलाव धीरे धीरे आने लगे हैं। तो ये था आज जो हमने पढ़ा वो भील जनजाति के बारे में। आज से जुड़े हुए टॉपिक से संबंधित अगर आपके कोई डाउट, कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे वो पूछ सकते हैं। साथ ही आखिर में इस वीडियो के दोबारा से मैं ये रिपीट करना चाहूँगा कि आप एक ऑनलाइन टेस्ट है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आज के टॉपिक से संबंधित, उसको आप ज़रूर करें।
और आपने कितने अंक पाए हैं, यानी उस टेस्ट को करने के बाद आपके कितने अंक आए हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उसका उत्तर देवें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।